इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर थोड़ा सा पिछले याद कीजिए तो आपने सबसे पहले स्टडी किया था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने एक सरफेस रखा, उस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस हो रही है, दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था B.A या फिर BA cos थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी आपने कंडक्टर, जो भी आपने मटेरियल लिया है उसके परपेंडिकुलरली अगर आप ड्रॉ करोगे दैट विल गिव यू द एरिया वेक्टर। और यहां से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। और यहाँ पे अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पता लग गया तो आप इंड्यूस्ड करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला E/R। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आप यहीं से फार्मूला लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय कैपिटल R इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम द फैराडेज लॉ। और यहां से अगर आप चाहें तो चार्ज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द करंट कैरिंग कंडक्टर और इन द कंडक्टर इन विच करंट इज इंड्यूस्ड, सॉरी, है ना। तो ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रोवाइडेड वो कंडक्टर क्लोज सर्किट में हो, तब करंट इंड्यूस होगा। तो उसके लिए आपके पास था लेंज लॉ। According to Lenz law, the direction of EMF or current, the direction of induced current is in such a way that it opposes which produces it. जो उसको पैदा कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। इसके बारे में डिटेल आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वन मोर रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे, यानी कि इस तरीके से आप इनको एक दूसरे के सामने परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करके रखेंगे कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर हो। फैराडे ने जो लॉज, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बेस पे उन्होंने लॉ दिए थे, वहां पे आपको बताया था कि या तो आप रिलेटिवली मोशन करें बिटवीन कंडक्टर एंड अ मैग्नेट। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन आप थंब के डायरेक्शन में रखेंगे, देन योर सेंट्रल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड करंट। सो स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, थंब एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे सो दैट इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ motion of the conductor and index finger is in the direction of magnetic field, then the central finger will point in the direction of induced current। तो आपको याद होगा, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, उसके अंदर FBI बताया गया था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। यहाँ पे MBI है, MBI यानी कि मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। तो याद रखिएगा कि EMI के अंदर राइट हैंड थंब रूल लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, और जो आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखा जाता है। ये याद रखिएगा। अब लेट्स सपोज करिए आपको EMF इंड्यूस कैलकुलेट करना है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक क्वेश्चन है या एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनवर्ट्स, यूनिफॉर्मली इनवर्ट्स, ठीक है, और आपने कॉइल रखा है और इस कॉइल का इनिशियल एरिया वेक्टर कहां को होगा पुत्र? या तो बाहर को या अंदर को, आपकी मर्जी है, कहीं को भी ले लीजिए आप, ठीक है जी। अब उससे आपने कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आप कॉइल को रोटेट करते हो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन 0.2 सेकंड। लेट्स सपोज आपने ये लिया अपना एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर ये ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो θ1 कितना हो गया? पहले फर्स्ट केस में थीटा इनिशियल कितना हो गया पुत्र? 180 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद आपने कॉइल को यहां से रोटेट किया, यहां से ऐसे, ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कि θ1 को हम 0 डिग्री लेते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है जी। वो आपकी मर्जी है, 0 डिग्री ले लो या 180 डिग्री ले लो। मैं फिर कह रहा हूं बिकॉज 2D के अंदर आप एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब यहां से 60 डिग्री पे आपने कॉइल को रोटेट किया
अगर आप कॉइल को 60 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपका जो एरिया वेक्टर है, सपोज ये रहा एरिया वेक्टर, वो भी तो 60 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा, लेट सपोज 60 डिग्री। अब आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड मॉडुलस कैलकुलेट करना है पुत्र एवरेज का, सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, सो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब फाई का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, पहले थीटा आपने 0 डिग्री लिया, बाद में फाइनल 60 डिग्री लिया पुत्र। अब उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया, फाई इनिशियल इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 यानी कि बी ए हो गया, फाइनल इज बी ए कॉस 60 यानी कि बी ए बाय 2। ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया पुत्र, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको 0.2 सेकंड दे रखे हैं और ये वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यू आई माइनस बी ए बाय 2 इंटू 1 बाय 0.2। अब माइनस साइन मैंने हटा दिया क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ मॉड। ठीक है जी, समझ आया है? तो जब तक इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है 5/2 इंटू बी इंटू ए। फिर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पूछी, लेट्स सपोज इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा जी ई बाय आर। ई कितना आया है 5/2 इंटू बी ए डिवाइडेड बाय आर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया? अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपको फाइंड करनी हो तो आप देखिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सर्कुलर कॉइल के अंदर उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा सो दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पे आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस करा रहे हो जब ये ऐसे पड़ा है, जब आपने थीटा 0 डिग्री लिया, यहां से आपने रोटेट किया जिसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना है, तो यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से डिक्रीज हो रही है। अब आप क्या चाहते हो कि ये कॉइल रोटेट ना करे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंक्रीज करनी है, यानी कि सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होनी चाहिए और यहाँ से ऐसे अंदर को जानी चाहिए ऐसे। ठीक है ना? तो ऐसा कब जाएगा, जब करंट कैसे मूव करेगा, है ना? जब करंट मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर को होंगी और वो उसको दोबारा से इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब सपोज आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब आप कंडक्टर को उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करवाओगे तो वहां पे बेसिकली वो एक्ट करता है बैटरी की तरह। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले हम केस लेंगे जिस समय आप कंडक्टर को जिसकी लेंथ L है उसको प्लेस करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स और आपने कंडक्टर रखा जिसकी लेंथ L है। ठीक है जी, उसको विद वेलोसिटी v ट्रेवल कराएंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, यानी कि सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स, ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम ऐसे आगे लेके जा रहे हैं ऐसे, तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। देखिए, ठीक है जी, तो यहाँ से थीटा आप समझ सकते हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे किसमें क्या है, ध्यान से देखिए। अब लेट्स सपोज कर लिए इसी कंडक्टर को मैंने बड़ा करके फोटो दिखाया आपको। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन जो है जब ट्रेवल करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। सर कैसे पता लगा? क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Fm = Q × V क्रॉस B या QVB sin थीटा। अब V और B में थीटा कितना है 90 डिग्री, sin 91, तो इसको हटा देता हूँ। तो लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग रही है पुत्र। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे प्रोटॉन्स एक साथ इधर को जा रहे होंगे विद वेलोसिटी v, तो फोर्स लग रही है ऊपर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स सर पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे को। यही मैंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स, तो Q की जगह मैं अब ले लूं E। ठीक है पुत्र, अब जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगनी शुरू होगी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करने शुरू होंगे ऑन टू द वन एंड, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक साइड पे और प्रोटॉन्स के ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर को और वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे ऊपर।
जिसकी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका यही चार्ज पार्टिकल, बोले तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगेन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा पुत्र, दैट इज से E इंटू कैपिटल E, ठीक है ना, Q इंटू E फोर्स होता है। डायरेक्शन कहां होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सर ऊपर को लगेगी यहां पे ऐसे Fe, ठीक है पुत्र। नो डाउट इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तब पैदा हो रही है जब वो मोशन में है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तब पैदा हो रही है जब चार्ज सेपरेट हो रहा है। तो शुरुआत में चार्ज सेपरेट नहीं था तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं थी, पर जैसे जैसे चार्ज की सेपरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी कि एक टाइम आएगा, देयर कम अ टाइम when the magnitude of electrostatic force is equal to the magnitude of magnetic force। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब चार्ज सेपरेशन इतना हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं E इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू A इंटू V इंटू B पुत्र। तो E से ही कट गया, दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू V इंटू B। अब इस लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, चार्ज आप देख रहे हैं सेपरेट हो गए पुत्र, पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे ऐसे। तो ये बिहेव कर रहा है एज अ बैटरी, यही तो मैंने बोला है। अब अगर ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, चार्ज सेपरेशन है, तो इसका पोटेंशियल भी डेवलप हुआ होगा पुत्र। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सो डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट L, या E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी। नेगेटिव साइन शो करता है, पोटेंशियल विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो वो मैं हटा रहा हूं अभी, है ना। तो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू L पुत्र। E की वैल्यू क्या है, ये रही सर VB इंटू L। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, या सॉरी पोटेंशियल डेवलप्ड, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहो। सर ये क्या है, यही तो है आपका EMF इंड्यूस्ड डेल्टा V। सो विच इज इक्वल टू BV इंटू L, BV into L. This is the value for motional EMF provided when magnetic field, velocity and length vector all are mutually perpendicular to each other. अब केस 3 देखिए, आपको केस 1 के अंदर मैंने दिखाया जब थीटा, यानी कि जब रोटेशन हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तब भी EMF इंड्यूस हो रहा है। पिछले केस के अंदर आपको दिखाया कि अगर B चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, या फिर अगर आपका मोशनल कंडक्टर होगा तब भी EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एरिया चेंज करके देखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये फ्रेम है, इसको रेल की तरह ले सकते हैं। आपके पास एक फ्रेम है जिसके 3 एंड फिक्स हैं और एक एंड जो है वो मूवेबल है, ठीक है पुत्र। अब आप क्या करते हैं, इस एंड को मूव करते हैं विद वेलोसिटी V आउटवर्ड्स। लेट्स सपोज बाहर को मूव करेंगे विद वेलोसिटी V, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ठीक है जी। अब ये जो कॉइल है, ये वाला, ये इसका लेंथ है L, यानी कि वो एंड फ्रेम का जो आप मूव कर सकते हो उसकी लेंथ L है। यहां से यहां तक जो मर्जी ले लीजिए, हमारे काम की अभी है नहीं। अब जब इतना एरिया है तो उसके अंदर सपोज 10 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, क्या EMF इंड्यूस होगा? नहीं होगा। लेकिन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम dt के अंदर अगर आप एरिया कम या ज्यादा करोगे तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? होगा। अगर एरिया जितनी तेजी से ज्यादा या जितनी तेजी से कम करोगे तो EMF उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि EMF इंड्यूस डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट ओनली चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा हमें फैराडे सर ने सेकंड लॉ में कैलकुलेट करके बताया। अब जब आपने फ्रेम के एंड को मूव किया विद वेलोसिटी v, लेट्स सपोज टाइम dt के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है सपोज dx, ये dx, ठीक है। तो इसकी वजह से इतना सा एरिया चेंज हो गया। कितना एरिया चेंज हुआ सर? L इंटू dx, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब EMF का फॉर्मूला है d∅dt, छोटे से टाइम में छोटा सा फ्लक्स चेंज हुआ। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है पुत्र? BA cos थीटा। थीटा कितना होगा पुत्र? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा, अब 0 भी ले सकते हैं। 90 कहां से होगा भैया? एरिया वेक्टर या तो बाहर को लो या अंदर को लो, ठीक है ना, या 0 या 180, हम 0 ले लेते हैं।
ठीक है जी। तो ये cos 0 1, तो फाई कितना हो गया पुत्र बी ए। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब इस हिसाब से ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पुत्र, डी इंटू बी इंटू ए बाय डी टी। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट रखी है, बिल्कुल, वो तो चेंज ही नहीं करी, यूनिफॉर्म है, तो वो बाहर आ जाएगा। सो ईएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू डी। एरिया का फॉर्मूला अभी आपने कैलकुलेट किया है, क्या होगा पुत्र, एल इंटू डी एक्स। एल या पहले ऐसे लिखो, डी ए बाय डी टी। सो बी, डी ए कितना है, एल इंटू डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे क्या फॉर्मूला आ रहा है, दोबारा से डी एक्स बाई डी टी क्या होगा पुत्र, velocity. So B L into V. So EMF induced by this method is also comes in. So EMF induced equal to BV into L. BV into L. तो इस तरह से आप induced EMF, जिसको आप मोशनल EMF कह सकते हो, वो कैलकुलेट कर सकते हैं by using various methods.